in ocean and earth crust and over the path of everyday landscapes such as the marshes, bogs, and sewers. And we are also aware of this thing that we can find the anaerobic condition inside the human gut or digestive system or ruminants digestive system, the region where there is a little amount of oxygen or there is absence of oxygen. And this condition is suitable for the growth of anaerobic environment, anaerobic microorganism. So this is a little bit introduction about aerobic and anaerobic condition, and we are also unaware of this, aware of this thing that every time when we discuss about the condition and growth factors about the microorganism, we discuss about the oxygen requirement. That the microorganism which require oxygen are obligate aerobes. The which do not require oxygen are and obligate anaerobe, which require oxygen and can also be grow in absence of oxygen, or facultative, and so on. These are the types which we every time discuss in our growth factors. The new thing there, I came with this new thing, the capnophile. The capnophile are the organisms which thrive in the presence of high concentration of carbon dioxide. This is not as much point of our presentation, but यहाँ पे मैंने इसको इसलिए ऐड किया कि ताकि इंफॉर्मेशन का पार्ट जो है वो मिक्सअप इसमें ऐड हो जाए. सो जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, 5 रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को लेके बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उनको मैंने डिस्कस किया. अब मैं आपसे पूरे एक एक्सप्लेनेशन प्रोसेस के थ्रू आपसे एक एक्सपेरिमेंट जो है उसको डिस्कस करूंगा. उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द परसेंटेज एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है बेसिक टेस्ट है, ठीक है, टू चेक आउट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ. We can easily observe different requirement for molecular oxygen by growing bacteria, ठीक है, in thioglycolate tube culture. हमने जब भी बैक्टीरिया की जो है ना वो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट चेक करनी होती है तो हम प्रोड्यूस करते हैं थायोग्लाइकोलेट का कल्चर. थायोग्लाइकोलेट का जो कल्चर होता है इसके अंदर एबिलिटी होती है दैट दे हैव एबिलिटी, कल्चर contains sodium thioglycolate. This sodium thioglycolate have the ability to consume oxygen. जब आपने एक अपना कल्चर तैयार किया और उसको टेस्ट ट्यूब में डाला, दिस कल्चर हैव द एबिलिटी टू कंज्यूम ऑक्सीजन, मैक्सिमम ऑक्सीजन फ्रॉम योर कल्चर मीडिया. इससे फायदा क्या होता है कि आपके वो वाले माइक्रोब्स जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती वो उस मीडिया में ग्रो करते हैं, और जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, क्योंकि आपका रेस्ट ऑफ द टॉप ऑफ द ट्यूब आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस टॉप ऑफ ट्यूब इज इन कॉन्टैक्ट, दिस टॉप ऑफ ट्यूब इज इन कॉन्टैक्ट विद एयर. तो यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, तो रेस्ट ऑफ द अपर पार्ट जो है यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, तो जिनको ऑक्सीजन चाहिए वो अबव आके ग्रो करेंगे, ठीक है. तो आपने जो भी अपना कल्चर मीडिया बनाना है थायोग्लाइकोलेट का, उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, टेस्ट ट्यूब कल्चर, स्टार्ट विद ऑटोक्लेव थायोग्लाइकोलेट मीडियम. ऑटोक्लेव करना है थायोग्लाइकोलेट को, मीडियम को, और इसके अंदर परसेंटेज जो एगर है वो लो होनी चाहिए. आपको जैसे पता है कि सॉलिड मीडिया होता है, सेमी सॉलिड मीडिया होता है, तो हमने इसको सेमी सॉलिड मीडिया में लेके जाना है ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है इसके अंदर वो इजी हो सके, बैक्टीरिया इजीली मूव कर सके, क्योंकि बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, अपनी सूटेबिलिटी को देखते हुए पूरे कल्चर के अंदर से मूव करके उस जगह पे आना है जहाँ पे उसको ऑक्सीजन जो है वो मिल रही है. इसलिए हमें इसकी जो डेंसिटी है उसको सेमी सॉलिड रखना पड़ेगा अपने कल्चर की को. उसके बाद थायोग्लाइकोलेट, क्योंकि उसके पास हाई रिड्यूसिंग पावर होती है, तो वो ऑक्सीजन जो है वो मैक्सिमम अपनी आपकी जो है वो अब्सॉर्ब कर लेगा कल्चर से, और फिर आपने उसके अंदर जो है वो अपने बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है. आफ्टर रिक्वायर्ड द मिनिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर और अप्रोप्रिएट टेम्परेचर एंड अदर रेस्ट ऑफ कंडीशन जो कि चाहिए होती हैं बैक्टीरिया कल्चर के लिए, जब आप अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट की तरफ आओगे तो यू हैव एट द फाइनल स्टेज यू हैव 5 टाइप ऑफ दिस ग्रोथ सेक्शंस. फर्स्ट वन में जो है आपको बैक्टीरिया की जो ग्रोथ लेयर है वो आपको एट द टॉप नजर आएगी, ठीक है. दैट मींस कि जो ओपनिंग है ट्यूब की वहां पे ऑक्सीजन है, इन कॉन्टैक्ट है ऑक्सीजन विद एयर, ठीक है. तो वहां एयर से ऑक्सीजन लेके बैक्टीरिया जो है एट द टॉप ऑफ कल्चर ग्रो कर रहे हैं. ऑब्लिगेट एनारोब्स में अगर आप देखें तो यू कैन सी दिस, यहाँ पे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है आपको लेयर है वो बिल्कुल एट दी बॉटम नजर आएगी. दिस शोज दैट कि यहाँ पे बैक्टीरिया इसलिए ग्रो किया कि क्योंकि उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है. दे आर ऑब्लिगेट एनारोब्स, ठीक है.
क्योंकि आपके कल्चर के अंदर वैसे भी ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, और आपका कल्चर जो है वो ऊपर से उसका टॉप जो है वो फ्री है, तो बैक्टीरिया बिल्कुल बॉटम में ग्रो करेगा, बिकॉज दे डोंट हैव एनी रिक्वायरमेंट टू ग्रो इन ऑक्सीजन प्रेजेंस। फैकल्टेटिव, जिस तरह के आप देख सकते हैं अपनी टेस्ट ट्यूब, दे ग्रो कंप्लीटली इन पैचेस, इन द फॉर्म ऑफ पैचेस इन कंप्लीट टेस्ट ट्यूब। दिस शोज दैट कि उन्हें जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी उनको दे हैव द बेसिकली facultative anaerobe have a fermentative metabolism. And sorry, I have to correct my words. Yes, facultative have fermentative metabolism, so they don't have any difficulty with the presence of oxygen. तो उन्होंने grow कर जाना है बेशक presence of oxygen हो, क्योंकि उनके पास जो metabolism है वो fermentative है। aerotolerant का यहाँ पे ये आता है कि aerotolerant, you can see this, the aerotolerant anaerobe in tube D are different to the presence of oxygen. They do not use oxygen because they have the fermentative metabolism. So sorry, I have mixed up these points. Facultative जो है, मैं इसको दोबारा repeat कर रहा हूँ, facultative anaerobe are organism that thrive in the presence of oxygen but also grow in the absence of relying fermentation, aerobic respiration. इनके पास दोनों तरह की ability है। Aerotolerant are the species of microorganism which have fermentative metabolism and their metabolism is not harmed by the presence of oxygen. Last one है हमारे पास micro aerophile, इसको हम आगे brief discuss भी करेंगे अभी। Micro aerophiles को आप यहाँ पे देख सकते हैं, they are not present at the top of the test tube, not in the middle and not at the bottom. Okay, so the thing is that where they form their growth layer shows that this is the place where they have a requirement for their oxygen. इसको हम कहते हैं Goldilocks zone, Goldilocks zone. Goldilocks zone ये होता है कि ऐसा जोन जहां पे आपने अपनी बॉडी को खुद सेट किया है अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, ना तो आप टॉप पे है, ना आप मिडिल में है, ना आप बॉटम में है, आपने वहां पे अपनी ग्रोथ लेयर को सेट किया है जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है। तो माइक्रो एरोफाइल हमेशा जो है वो कल्चर ट्यूब में गोल्डीलॉक्स जोन बनाते हैं, और द ऑक्सीजन लेवल हैज टू बी जस्ट राइट फॉर ग्रोथ होता है उनके लिए, ठीक है, नॉट टू मच, नॉट टू लिटिल। द माइक्रो एरोफाइल आर बैक्टीरिया दैट रिक्वायर मिनिमम लेवल ऑफ ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ about 1 to 10% and well below about 21% found in the atmosphere. So discussing about the examples, हमारे पास जो है Mycobacterium tuberculosis, जैसा कि हमें पता है this is a causative agent of tuberculosis, और Neisseria meningitidis जो कि bacterial meningitis का causative agent है, and Neisseria gonorrhea. All of three are the example of obligate aerobes. They require oxygen for their proper growth. Obligate anaerobes condition, जैसा कि मैंने आपके साथ discuss किया कि they do not require oxygen for their growth, so they may be present in deep sediment of soil and in still water. Still water includes your marshes, bogs, and other landscape, and the bottom of the sea ocean where the oxygen is not present. So यहाँ पे आपको जो है वो obligate anaerobe मिलेंगे, ठीक है। I'm clear with my statements, आप लोग सुन रहे हैं मुझे? ठीक है बस, ये सब लोग म्यूट हैं। Thank you sir. Thank you sir. Anaerobic condition also exists naturally in the intestinal tract of animals. जिस तरह कि मैंने शुरू पे बिल्कुल स्टार्ट में बात की कि आप जो है वो ruminants को भी रहने दें, आप अपना gut system ले लें, आप अपना digestive system ले लें। In your digestive system, Escherichia coli is present, and this Escherichia coli have the ability to consume oxygen from your digestive tract. When this Escherichia coli consume oxygen from your digestive tract, it produces the condition of anaerobic environment. With the presence of anaerobic environment, जब आपका environment anaerobic हो जाएगा तो वहाँ पे suitable कंडीशन पैदा हो जाएंगी उन बैक्टीरिया के लिए जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, which are anaerobes. तो bacteroids are the bacteria species which grow suitable in the anaerobic condition. तो जब आपका एस्केरिशिया कोलाई आपके ह्यूमन इंटेस्टाइन में ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगा और एनाएरोबिक कंडीशन पैदा कर देगा, तो वहां पे बैक्टीरियोइड्स जो हैं उनकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये मैंने आपको बताया नेचुरल सिस्टम में। इसके अलावा हमारी बॉडी में ऐसे टिश्यू जहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो सकती,
ठीक है, वो टिश्यू मर जाते हैं, द टिश्यू वो डेथ हो जाती है उन टिश्यू की ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन और ड्यू टू दी सप्लाई नहीं मिलती जब उनको ऑक्सीजन की। दिस टिश्यू आर कॉल्ड नेक्रोटिक टिश्यूज। इन टिश्यूज के पास भी क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई, वो ऑक्सीजन की सप्लाई की ना होने की वजह से उनकी डेथ हुई है, तो वहां पे भी आपको एनाएरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो मिल सकती है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी इज वन ऑफ द एग्जांपल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस के जहां पे आपके मसल सेल जिनको आपके सेल्स जो हैं जहां पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई है, तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी इज द बैक्टीरिया जो वहां पे जो है वो ग्रो करेगा। फॉर योर लैब रिक्वायरमेंट, हाउ यू आर अनेबल टू प्रोड्यूस द एनारोबिक एनवायरनमेंट, कैसे आप एनारोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि आप जो है वो एक ऑब्लिगेट एनारोबिक स्पीशीज को जो है वो वहां पे ग्रो कर सकें। तो उसके लिए हम अपरेटस यूज करते हैं। द फर्स्ट अपरेटस इज द एनारोबिक जार। यू कैन सी दिस A is anaerobic jar, और इस anaerobic jar में आप अप टू 8 जो है वो पेट्री डिशेस रख सकते हैं। आपके पास प्रेशर गेज लगा हुआ है जिससे आपने जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीजन को ड्रॉन आउट कर लेना है, ठीक है। एंड दिस विल क्रिएट अ वैक्यूम एंड आल्सो क्रिएट द एनाएरोबिक कंडीशन इनसाइड द जार, और आपकी जो बैक्टीरिया स्पीशीज है वो वहां पे अच्छे से ग्रो कर सकती है, ठीक है। और ह्यूज अपरेटस, और आपने जो है वो डील करना है मैनी पेट्री डिशेस को, और आप एक फ्रूटफुल जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट चाहते हैं, उसके लिए आप यूज करेंगे एनाएरोबिक चैम्बर। दिस इज एनाएरोबिक चैम्बर एट योर राइट साइड। दिस एनाएरोबिक चैम्बर, क्योंकि आपने देखा इसको सारा ये कंप्लीटली कवर्ड है, लेकिन इसके अंदर दो हमारे पास जो है वो असेस पॉइंट्स हैं। दीज असेस पॉइंट्स आर आल्सो सील्ड विद रबर, ठीक है। आप सिर्फ अपने वहां पे हाथ अंदर लेके जा सकते हैं, एंड दीज सील्स आर सो टाइट कि आपके हाथ अंदर जाने के बाद भी देयर इज नो पॉसिबिलिटी के अंदर जो है वो एयर एंटर होगी, क्योंकि एयर एंटर होगी तो ऑक्सीजन एंटर होगी और आपका जो है वो इन्वायरमेंट एनाएरोबिक कंडीशन जो है वो नहीं रहेगी। सो दीज टू ऑपरेटर्स, आपका जो है एनाएरोबिक जार और एनाएरोबिक चैम्बर आप यूज करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ एनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके लिए एग्जांपल है जी स्ट्रेप्टोकोकाई एंड एंटीरियोबैक्सी। वो मैंने आपको बता दी एग्जांपल क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, जिसको आपने अगर लैब में ग्रो करवाना है तो आपको ये वाले जो है वो ऑपरेटर्स यूज करने पड़ेंगे। थर्ड वन पे हम बात करते हैं अपने फैकल्टेटिव एनारोब्स की। एज द नेम रेफर, फैकल्टेटिव मींस के उन्हें जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस से उन्हें जो है कोई मसला नहीं है। दे कैन आल्सो ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एग्जांपल है इसकी स्टेफिलोकोकाई एंड एंटीरियोबैक्टेरियसी। स्टेफिलोकोकाई जो है फाउंड इन द स्किन एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो आपको अगर रिक्वायर्ड मिल रही है उसकी ग्रोथ के लिए, ऑक्सीजन नहीं है, वट एवर द कंडीशन, क्योंकि वो फैकल्टेटिव है और अपनी नेचर में तो वो ग्रो करेगा, ठीक है। एंड दे मे बी समटाइम्स स्प्रेड टू द यूरिनरी ट्रैक वेयर दे आर कैपेबल ऑफ काजिंग इन्फेक्शन। और यहाँ हाँ, जब ये यूरिनरी ट्रैक में जाते हैं तो ये ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं कि वहां पे ऑक्सीजन को ये कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन होती है। जब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, उसके अंदर मौजूद होगी आपके मीडियम के अंदर, आपके इन्वायरमेंट के अंदर, तो फैकल्टेटिव एनारोब जो है वो उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे एंड दे विल क्रिएट एन इन्वायरमेंट फॉर ऑब्लिगेट एनारोब्स। जिस तरह मैंने एस्केरिया कोलाई और बैक्टीरियोइड की आपके साथ एग्जांपल डिस्कस की, सो सेम विद द केस विद फैकल्टेटिव एनारोब्स कि वो वहां पे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे कि वहां पे एनारोब्स भी जो है वो ग्रो करना शुरू कर दें। तो वी हैव द चांसेस दैट ये जहां पे इन्फेक्शन हुआ हो फैकल्टेटिव एनारोब्स का, वहां पे इन्फेक्शन काज कर सकते हैं आपके ऑब्लिगेट एनारोब्स बैक्टीरिया भी। और फैकल्टेटिव की ठीक हो गया। आगे हम आ जाते हैं एरोटोलरेंट पे। एरोटोलरेंट का मैंने आपको पहले बताया, they have fermentative metabolism and they also have no damage with the presence of oxygen। ये लास्ट पे मैंने एक क्वेश्चन भी रखा है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, एरोटोलरेंट एनारोब जो है वो इंक्लूड करते हैं लैक्टोबैसिली और स्ट्रेप्टोकोकाई को, बोथ फाउंड इन ओरल माइक्रोबायोटा, ठीक है। जो आपकी ओरल कैविटी के अंदर जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपको उनके अंदर लैक्टोबैसिली और स्ट्रेप्टोकोकाई जो है उनकी जो है वो ह्यूज नंबर में मिल जाएंगे। और आप सब जानते हैं, क्योंकि हम अपनी जो है इनहेलेशन एक्सहेलेशन ही अपने माउथ से करते हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो एंटर भी हो रही है, CO2 भी बाहर जा रही है, बट दे हैव नो डैमेज, दे हैव नो कंसर्न कि वो किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, बिकॉज दे आर एरोटोलरेंट, ठीक है।
और कैंपेलोबैक्टर जिजीना जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, और वो एग्जांपल है माइक्रो एरोफाइल की। और माइक्रो एरोफाइल का मैंने आपसे डिस्कस किया है कि माइक्रो एरोफाइल आर द ऑर्गेनिज्म which show their growth patches at the condition where they require oxygen, ठीक है। अंडर लो कंडीशन भी ये ग्रो कर सकते हैं, और ये अपनी जो है वो ग्रोथ पैच उसको एडजस्ट करते हैं where they have the suitable environment and suitable factor for their growth। क्वेश्चन यहाँ पे एक हमारे पास ये बनता है, अगर हम ज्यादा अपना दिमाग यूज करना शुरू करें, इफ वी यूज 100% ऑफ आवर ब्रेन, तो मेरे ख्याल से हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि आपने जो है, जिस तरह मैंने आपको ऑपरेटर शो करवाया, आपने जो है वो ग्रो किया एक एनएरोबिक इन्वायरमेंट में एनारोबिक स्पीशीज को, ठीक है, और आपने उसको बिल्कुल वैक्यूम में और बिल्कुल आपने उसको कवर करके रखा है, ऑक्सीजन बिल्कुल एंटर नहीं हो रही। whenever oxygen enter in this environment, why anaerobe dies? एनारोबिक स्पीशीज क्यों मर जाती हैं वहां पे? क्योंकि ऑक्सीजन उनको मिली है, व्हाई दे डाइज। अब ये भी तो हो सकता है कि वो अपने मेटाबॉलिज्म को शिफ्ट कर लें, ये भी हो सकता है। वो डेथ क्यों उनकी हो जाती है? व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ ऑफ एनारोब्स, ठीक है, जब भी उनको एरोबिक एनवायरनमेंट दिया जाता है। सो फर्स्ट द केस वी हैव डिस्कस्ड देयर, ये यहाँ पे आप नीचे वाली डायग्राम में देखेंगे, ये इसको मैंने जो है वो सर्कल भी किया। एरोबिक और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, जब इनके मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीजन ऐड की जाती है, the oxygen will produce toxic products, ठीक है। these toxic products are called reactive oxygen species. This include superoxide anion, hydroxyl radical and a single oxygen, and also include hydrogen peroxide। एरोबिक और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि ऑक्सीजन की उनको मौजूदगी जरूरी भी होती है और वो उसको थ्राइव भी कर सकते हैं। रीजन ये है कि जब इनके मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीजन ऐड की जाती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस टॉक्सिक प्रोडक्ट्स दैट आर कॉल्ड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। दीज टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैव डिटॉक्सिफाइंग पाथवे, इनके पास वो पाथवे होता है इनके मेटाबॉलिज्म में जिससे इन्होंने इन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को जो है वो मेटाबोलाइज कर देना है, एंड दे विल कन्वर्ट देम इनटू नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट। बट द रीजन इज दैट व्हाई एनारोब डाइज व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एरोबिक कंडीशन, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन देते हैं मेटाबॉलिज्म को एनारोबिक बैक्टीरिया को, ठीक है, जिनको ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं चाहिए, तो ऑक्सीजन वहां पे भी प्रोड्यूस करती है आपके टॉक्सिक प्रोडक्ट। Due to the lack of ability to detoxify these toxic product, anaerobic bacteria dies, ठीक है। Now we have the reason why anaerobic bacteria dies when they come in contact with oxygen and when their environment is shifted from anaerobic to aerobic, because anaerobic bacteria have lack of detoxifying pathway, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन जब भी उनके मेटाबॉलिज्म में ऐड होती है, तो वो किसी भी बैक्टीरिया सिस्टम के मेटाबॉलिज्म में ऐड होती है तो टॉक्सिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। विच बैक्टीरिया, ठीक है, विच स्पीशीज विच हैव द डिटॉक्सिफाइंग पाथवे, वो उस स्टेज को कवर अप कर लेते हैं, ठीक है, एंड दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एरोबिक एंड फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, एंड विच लैक द डिटॉक्सिफाइंग पाथवे, ठीक है, दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। सो दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड जो है वो एडिशन ऑफ एक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसको लेके हम जो है वो बैक्टीरिया को कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। और यहाँ पे मैंने जो है वो अपना टॉपिक एंड अप किया। एनीवन ऑफ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछना चाहता है तो अपना हैंड रेज करें, आप हैंड रेज करेंगे तो फिर मैं अलाउ करूँगा आपको, फिर आप जो है वो सवाल पूछ सकेंगे, क्योंकि मैंने सबको म्यूट किया हुआ जानबूझ के। जी मज़हर कुछ पूछना चाह रहा है जी, मैं मज़हर को अनम्यूट कर दूँ। सर यहाँ पे बात हुई है टॉक्सिक प्रोडक्ट्स की, जो जिसमें रेडिकल्स आयंस आ जाते हैं, H2O2 आ जाते हैं। ये टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनती किस चीज़ के मेटाबॉलिज्म से है? थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो आई न्यू दिस के मज़हर जो है वो इस तरह का जरूर क्वेश्चन पढ़ेंगे। अदर देन मेरे पास गूगल भी है मज़हर के सवालों के जवाब देने के लिए, लेकिन मेरे पास अभी इसका जवाब है, ठीक है। सो आपको मैंने ये बताया कि ऑक्सीजन जब भी आपके मेटाबॉलिक पाथवेज कौन से होते हैं जिसमें आप अपने जो है वो इंजेस्टेड, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको
आपको बताऊं, आपके इंजेस्टेड फूड को आपने डाइजेस्ट करना है तो आप मेटाबॉलिक पाथवे से उसको डाइजेस्ट करेंगे। ऑक्सीजन इज अ गैस और ऑक्सीजन कुड बी इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टिव आयंस और एनायंस, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन एंटर हो जाती है आपके मेटाबॉलिक पाथवे में, ठीक है, it produce the toxic enzyme और it produce the toxic radical which are, यहाँ पे मैं आपको शो करवा देता हूँ, which are superoxide anion which may be hydroxyl radical और सिंगल ऑक्सीजन। और हमें ये भी पता है कि सिंगल ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है। जब भी ये किसी स्पीशीज के साथ जुड़ती है तो वहां पे जो है वो रिड्यूसिंग जो है वो प्रॉपर्टी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हो सकता है आपका टॉक्सिक स्पीशीज। तो आपकी जो टॉक्सिक स्पीशीज हैं ये वहां पे प्रोड्यूस होती हैं और जिन बैक्टीरिया के पास डिटॉक्सिफाइंग पाथवे होता है वो इस सिचुएशन को थ्राइव कर सकते हैं और अदर देन जो है वो रेस्ट ऑफ देम जो है वो डाई कर जाते हैं इस प्रोसेस में। जी, अगर कोई और कोई क्वेश्चन पूछ सकता है तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है जी। अगर किसी ने कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो दे कैन रेज योर हैंड। जी, समिया मकबूल कुछ पूछना चाहेगी मुझे। सर मैं इस टॉपिक से अलावा पूछना चाहती हूँ क्वेश्चन। अच्छा सर हमारे मीटअप स्टार्ट होने वाले हैं, सर शहजाद ने बताया है कि 15 जुलाई के बाद। हाँ जी, तो उसका बता दें और थोड़ा सा सिलेबस का बता दें कि कितना होगा। सिलेबस से सारे का हर टीचर ने खुद अपना बताना होगा कि वो कितना। तो मैं सर आपसे ही पूछ रही हूँ ना, आपका सिलेबस तो मेरा से कितना होगा, हमने कितना पढ़ लिया है, ज्यादा पढ़ा है कम पढ़ा है? जी, याद रखें कि अगर फर्स्ट कीजिए कॉलेज खुल जाते हैं तो 15 जुलाई से तो कम से कम आपको एक हफ्ते का टाइम ऑफिशियल रिक्वायरमेंट होती है कि सफिशिएंट टाइम पहले, चूंकि आप लोग रूल रेगुलेशन से वाकिफ नहीं होते प्रॉपर तो इसलिए प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक अगर कोई भी इदारा लेना चाह रहा है ट्रेनिंग या कोई भी चीज़ उसको वेल इन टाइम और वेल इन टाइम कम से कम हफ्ता बनता है, एक हफ्ता पहले इन्फॉर्म करना चाहिए बच्चों को कि ये डेट शीट है आपका और इस तरह से हो रहा है। पर क्योंकि हम बहुत सा पढ़ चुके हैं पर उसमें से कुछ कम होगा, जो पढ़ा दिया पढ़ाया बहुत सारा है लेकिन जब वो होगा तो उसे कुछ कम कर दिया जाए। ये किसी और को भी क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो? क्वेश्चन पूछने के लिए आपको हैंड रेज करना पड़ेगा। जी, किसी तरफ से कोई और सवाल नहीं आ रहा है अभी। चलें अब जी, अब अगर कोई सवाल पूछना चाह रहा है इससे हटके तो ठीक है, नहीं तो फिर आमना और इधर से उमर है कि नहीं है इस वक्त? उमर नहीं है। मजहर जी सर। बॉयज में और कौन रह गया? सर बॉयज में उस्मान की हाफ रहती है, वो उसने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया था। हाँ, वो तकरीबन हो गया तो था, सर ठीक है, उसको बाद में जाएगा। और कौन रह गया? बॉयज में तो रह गया नहीं? शायद और और नदीम है सर। नदीम रह गया। नदीम है कि नदीम और उमर नहीं नदीम सर। और उमर है तो दोनों नहीं है। नदीम भी नहीं है और नो उमर सर। भी। आमना आमना यस सर। दर्स में किसकी बारी है पहले, सबसे पहले? सर नाजिया की 631 रोल नंबर से। जी, नाजिया है कि नहीं है? नाजिया अवेलेबल है कि नहीं इस वक्त? नो सर। नो सर। अवेलेबल ही है। नाजिया के बाद नेक्स्ट कौन है? सर ताहिरा 632 है कि नहीं है? देखें सर है। हाँ, लेकिन चूंकि अब टाइम बहुत थोड़ा है, जो सिर्फ 5-7 मिनट बाकी हैं, इसमें तो नहीं हो सकती है। लेकिन बहरहाल ये नाजिया, ताहिरा और इसके बाद नंबर 3 पे नेक्स्ट कौन होगी?
सर अक्सर शफाकत। उसको छोड़ते हुए उसको एंड पर जाना है। और सर अक्सर एहसानी, अक्सर शफाकत। अच्छा इस वक्त ठीक है चलें। बहरहाल ये 3 और जो नेक्स्ट 3 है उनको आज इन्फॉर्म कर दें कि कल परसों ऑनवर्ड, क्योंकि अगर वो बॉयज नहीं आते हैं तो उसके बाद ये गर्ल्स की बारी शुरू हो जाएगी। अगर कोई ठीक है सर। बॉयज नहीं होंगे तो ये इनको देना होगा और उसको बहाना नहीं चलेगा जी कि आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, टाइम पे होना चाहिए सबको। ओके सर। जी बहरहाल आज हसन ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार की और बहुत अच्छे तरीके से इसको डिलीवर किया। अब रीज़न यह है कि चूँकि यंग जनरेशन में ज़्यादा पोटेंशियल्स होते हैं, ज़्यादा सलाहियतें होती हैं और आप लोग जी हसन, ये आपने भी वही पावर पॉइंट यूज़ किया प्रेजेंटेशन, ये पावर पॉइंट पे थी ना? नहीं सर, मैंने खुद प्रेजेंटेशन बनाई है, वर्ड पे बनाई है मैंने, वर्ड होता हुआ था। तो ये वर्ड पे आपने बनाई है, वर्ड पे जी भी बन सकती है तो मुझे नहीं पता इस बारे में, क्योंकि मैं कोशिश सर मैंने इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन नहीं इसको क्रिएट किया, मैंने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, उसी को मैंने ओपन कर लिया अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान। ठीक है जी। वेल मेरे मज़ीद नॉलेज में इजाफा हो गया कि ऐसा भी हो सकता है। चलें जी, बहरहाल हसन ने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन पे तैयार की है और प्रेजेंट भी की है, वेरी गुड, फाइन। टाइम हमारे पास थोड़ा सा बाकी है जी और इसको गुजारना है, अब आप बताएंगे कैसे गुजारें इसे। सर आप हमें सिलेबस बता दें कि कितने कहाँ तक आप रिड्यूस करेंगे, टॉपिक्स बता दें। पर तो हमने काफी ज्यादा लिया है ना सर। सिलेबस अगर उसका सिलेबस लिखना पड़ेगा, मैं सिलेबस लिखा हूँ। हमने शुरू किया था जी, हमारा है लैब इक्विपमेंट, प्रोसीजर्स, मेटाबॉलिक पाथवेज, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कलेक्शन, कंडीशन, जो पहले 3 चैप्टर्स हैं सिलेबस के लिहाज से। लैब इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर्स, ये तकरीबन सारे का सारा आपने सेमेस्टर सेम में पढ़ा हुआ है। मेटाबॉलिक पाथवेज में बहुत सी ऐसी हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं, कुछ चीज़ें नहीं है लेकिन ये भी मुश्किल नहीं है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, यहाँ तक पहले 3 चैप्टर्स, ठीक है। जी पहले 3 चैप्टर्स सिलेबस के लिहाज से काफ़ी, इतना कि नहीं? ठीक है सर, काफी है। सर इंफॉर्मेशन थोड़ी सी लेनी थी कि हम एमएओ कॉलेज की तो अपनी वेबसाइट है थी, तो उनके तो हुए हैं जो ऑनलाइन ये पेपर हुआ है उनका एमसीक्यूज बेस, तो हमारी तो ऐसा वेबसाइट ही नहीं है, तो हमारा वाइवा होगा। हाँ जी, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रीज़न ये है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारे सवाल जो आईटी वाले 2-3 बंदे हैं, उनके अलावा हमारे पास कोई भी एक्सपर्ट नहीं है जिसको पता हो कि ये कैसे बने, कैसे लिया जाना है। और अगर वो कोई डेवलप करते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं है तो उसका ये हल होगा कि अब हम आमने सामने बैठ के सवाल और सवाल के जवाब हो सकते हैं। और इसमें चूँकि जो मेरे नॉलेज में है, मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में कुछ टीचर जो सवाल पूछ रहे होते हैं, क्योंकि ये सूरत हर जगह पे है, किसी भी जगह पे ऑनलाइन क्लासेस का हमारे यहाँ कोई रिवाज नहीं है। तो बहरहाल उनमें से कुछ टीचर्स ने आज बच्चे को या स्टूडेंट को, मेल फीमेल जो भी, तो ये अपना कैमरा ऑन करें, कैमरा आपके मुंह की तरफ आना चाहिए और आपका मुंह छत की तरफ होना चाहिए। सवाल पूछा उसका जवाब दिया, हम जवाब दें, ताकि कोई दाएं बाएं से जवाब ना दे। और आपको पता ही है कि पाकिस्तान में फ्रॉड और करप्शन किस लेवल पे होती है। अभी रिसेंटली मेरे नॉलेज में आया है कि आपको पता है पाकिस्तान में ए लेवल और ओ लेवल के एग्जाम भी होते हैं, और इस बार वहाँ पे उन्होंने एक ऑप्शन रखी हुई थी कि जो आपके अपने इदारे में, वो इदारे खुद अपना फिलहाल इम्तिहान लें और फिर उसको बाद में देखें कि हम इसको किस ग्रेडिंग की हद तक है। अब ज़ाहिर के इदारों ने इस हद तक ये नहीं किया, जैसे मैंने कहा था कि कुछ मेडिकल कॉलेज के टीचर्स ने बच्चों को कहा ये मुँह छत की तरफ करें, कैमरा अपनी तरफ रखें और इस सवाल का जवाब दें। उन्होंने जस्ट कहा जी ठीक है जी, ये सवाल है, आप सवाल का जवाब प्रोवाइड करें रिटन फॉर्म के अंदर जैसे भी था। तो उसमें खासी ज़्यादा नकल शक्ल के साथ, अगर जो वहाँ पे आमतौर पर नकल नहीं होती,
लेकिन जहाँ पे पाकिस्तानी इदारे इन्वॉल्व हो गए तो वहाँ पे नकल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बहरहाल सिस्टम क्या होगा, कैसे होगा, ये कहना मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है, तरीके से हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ पॉसिबिलिटी जो नज़र आ रही है, बाजार यही नज़र लग रहा है कि अब जब सब्जी मंडियों में कोरोना नहीं फैल सका है, आपको तो मौका नहीं मिला होगा। शुरू में मैं जाता रहा हूँ, मैंने एक दो दिन में हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा मुझे जाना पड़ता था सब्जी मंडी। वहाँ पे एक दो बार में ज़रा जल्दी गया हूँ तो कोई मसला नहीं था, लेकिन अगर दोपहर के बाद जाएँ तो खासा ज़्यादा चुके थे। उस बाद फिर मैंने वहाँ पे जाना बंद कर दिया और बाहर से ही सब्जी लेके आ जाता था। अगर वहाँ पे इतने शदीद रश में लोगों को कोई मसला नहीं हो रहा है तो मेरे ख्याल में स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट और लोग एग्ज़ाम होते हैं, खास एग्ज़ाम में बच्चे दूर दूर बैठे होते हैं, उनको मज़ीद दूर उठाया जा सकता है। अगर जस्ट अपने पहने हुए मास्क पहने हुए हों, सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं तो कोई इतना ख़तरनाक मसला नहीं है। और दूसरा जो बाकी चीज़ है कि 80% लोगों में तो कोरोना एसिम्प्टोमेटिक कुछ भी नहीं होता। 80% लोगों में जरासीम आने के बावजूद उनको कुछ नहीं होता। 20% में आगे कैटेगरीज हैं, कुछ को हल्का सा बुखार हुआ, कुछ को हल्का सा डायरिया हो गया, कुछ को पेट में दर्द हो गया, कुछ में नज़ला हो गया और कुछ में, और जो बाकी बचते हैं तो 3-4% जिनमें शदीद बुखार होता है और तबीयत खराब होती है। और ख़तरा सिर्फ उनको होता है जिनमें सांस की प्रॉब्लम है है। और आमतौर पर वो लोग होते हैं जो पहले से ही किसी वजह से ब्रोंकाइटिस हो, एम्फाइसीमा हो, टीबी हो, अस्थमा हो, ऐसे मरीजों के लिए ये इंतहाई खतरनाक है। और ऐसे मरीज अगर पॉपुलेशन को देखें तो वो 10 लाख में से कोई एक बंदा ही आमतौर पर ऐसा होता है। लेकिन गरीब मुल्कों में टीबी, अस्थमा वगैरह के मरीज ज़्यादा हैं और जो डेथ हुई है ज़्यादा ऐसे मरीजों की जिनमें पहले से ही लंग्स की प्रॉब्लम है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितनी कि वो बड़ा अच्छा के बयान की गई। बहरहाल ये हुआ है जो लोगों ने लूटमार बहुत की है। कुछ जानने वाले एक दो लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गए और 1 से 1.5 लाख रुपए पर डे के हिसाब से चार्ज किया उन्होंने पेशेंट से। 1 लाख से 1.5 लाख रुपए, ये लाहौर में। और हमारे शहर में 25,000 से 50,000 तक एक पेशेंट से पर डे वसूल किया गया है। अब आपको सोच लीजिए कि ऐसी कौम पे अल्लाह का